जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज फिर से आपके सामने हूं और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th चैप्टर 5 जैव प्रक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आंसर, तो आप इनका रिवीजन कीजिए, बार बार तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए और अपने आप को परफेक्ट कीजिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाएं। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। इस चैप्टर से ज्यादातर आपको सबसे पहले जो चित्र हैं उन्हें तैयार करना है। मानव पाचन तंत्र, ये चित्र आपको तैयार करना है। सबसे पहले जिह्वा, ये मुख गुहा, ग्रसिका, ग्रसिका के बाद आमाशय, ये लीवर, पित्त नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, ये पूरा चित्र आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। और चित्र के साथ साथ ध्यान रखिएगा, नाम भी आपको याद करना है कि कौन सा भाग कहां पर है। नेक्स्ट, मानव श्वसन तंत्र, ये श्वसन तंत्र का चित्र, ये यहां से स्टार्ट हुआ, नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, फिर यहां आकर ये श्वास नली, यहां से ये दो भागों में बटा। ये दो फेफड़े हैं, दोनों फेफड़ों में ये अंदर की तरफ ये जो आ गया है, ये क्या है? ये श्वसनी है। श्वसनी के बाद फिर आगे ये डिवाइड हुआ है श्वसनिका और लास्ट में कूपिका कोश। ये देखिएगा, ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस तरह से मानव श्वसन तंत्र भी आपको तैयार करना है। इन चित्रों के बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके बाद है नेफ्रॉन की संरचना। तो नेफ्रॉन की संरचना भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लास्ट ईयर उत्सर्जन तंत्र पूछा गया था, तो संभावना इस बार कम है, लेकिन नेफ्रॉन की संभावना ज़्यादा है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार करें। नेफ्रॉन की संरचना और इसकी कार्यविधि। मानव हृदय की संरचना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मानव हृदय में हमें पता है कि 4 भाग होते हैं। ये ऊपर वाले दोनों भाग अलिंद हैं, नीचे वाले दोनों भाग निलय हैं। और ये आलिंद में, दाएं अलिंद में शरीर के ऊपरी भाग से और शरीर के निचले भाग से महाशिरा के द्वारा ये यहाँ अशुद्ध रक्त आता है, ऑक्सीजन विहीन रक्त आता है। ये यहाँ से रक्त आ गया कहाँ? ये दाएं निलय में आ गया। दाएं निलय से देखिएगा, ये यहाँ से ये रक्त कहाँ चला गया? फुफ्फुस धमनियों के द्वारा चला गया फेफड़े में, लंग्स में, और लंग्स से यहाँ से शुद्ध होगा और फुफ्फुस शिराओं के द्वारा यह अशुद्ध जो रक्त गया था शुद्ध होकर आ जाएगा कहाँ? बाएं अलिंद में। और बाएं अलिंद से यह रक्त बाएं निलय और बाएं निलय से यह शुद्ध रक्त यहाँ से ये महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। इस तरह से आपको मानव हृदय की संरचना याद करना है और इसका चित्र बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। अमीबा में पोषण, ये भी इंपॉर्टेंट चित्र है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, तो इस तरह से आकार कुछ भी बना दीजिए। जरूरी नहीं है कि जहाँ ये ऐसे बना है ये आपको बनाना ही है। इसमें सबसे पहले चित्र में आपको केंद्रक रखना है और एक खाद्य कण यहाँ रख देना है। ये खाद्य कण ये बाद में इसका ये जो स्यूडोपोडिया है, पादाब है या कूटपाद कहते हैं इसे, ये डेवलप होता है। और ये डेवलप होने के बाद क्या होगा? ये जो खाद्य कण है ये यहाँ आ जाएगा इसके पास बीच में, और फिर धीरे धीरे ये इसको अपने अंदर ले लेगा। मतलब ये जो कूटपाद हैं दोनों ये आपस में मिल जाएंगे, और ये मिलने के बाद यहाँ क्या तैयार हो गया? खाद्य रिक्तिका। और फिर लास्ट में फोर्थ डायग्राम में आपको क्या करना है? इस खाद्य रिक्तिका को पूरी तरह से अंदर ले लेना है। मतलब आपको इसका डायग्राम ऐसे बनाना है कि ये कोई चीज आया है, इसने अपना मुंह खोला, मुंह खोलने के बाद इसे खाद्य कण को अंदर लिया और धीरे से अपना मुंह बंद कर लिया। तो इस तरह से आप अमीबा में पोषण का चित्र तैयार कर लीजिए। अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ। इससे आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार होंगे। पहला, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर भी इससे तैयार हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा कि ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको लेना है
ग्लूकोज, आप ये चाहें तो छोड़ सकते हैं 6 कार्बन अणु। आप देखिए ग्लूकोज जो है वह कोशिका द्रव्य में पायरुवेट में बदलता है। ग्लूकोज किस में बदलता है? पायरुवेट में। फिर पायरुवेट जो है वो 3 तरह से चेंज होता है। पायरुवेट कितनी तरह से? 3 तरह से। सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये नीचे वाला। तो पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, साथ में ऊर्जा निकलती है। यहाँ 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। कितनी एटीपी? यहाँ 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना। दूसरा बात करते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ ये ऑक्सीश्वसन है। अब बात करते हैं अनॉक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो इसमें क्या होगा? पायरुवेट जो होगा वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होगा, ये इसमें टूटेगा, साथ ही इसमें 2 एटीपी ऊर्जा निकलेगी। ये कहाँ होता है? ये ईस्ट वगैरह में होता है। तो ये हो गया अनॉक्सीश्वसन। एक और होता है ऑक्सीजन के अभाव में। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ, ये ऑक्सीजन की कमी में होगा। और ऑक्सीजन की कमी में कैसे होता है? ये हमारी पेशी कोशिका में होता है और इसमें बनता है लैक्टिक अम्ल। इसमें क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। इस तरह से ये 3 चीजें आपको इसमें दिखानी होंगी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीव किस तरह से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो ऑक्सीश्वसन करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में इसको तोड़ देते हैं। जो अनॉक्सीश्वसन करते हैं वो इसको एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। और जो ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन होता है उसमें यह लैक्टिक अम्ल बनता है। इस तरह से ये 3 पॉइंट हो गए। अब अगला क्वेश्चन, धमनी और शिरा में अंतर। तो ये अंतर याद कर लीजिएगा। धमनी जो है इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन होता है। ऑक्सीजन युक्त, इसे साधारण भाषा में हम शुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त धमनी में, इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शिरा का देखें, शिरा क्या है? यह ऑक्सीजन विहीन रक्त या अशुद्ध रक्त का संवहन करती है। लेकिन पल्मोनरी शिरा एक ऐसी शिरा है अपवाद के रूप में जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। दूसरा, धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है, शिरा की दीवार पतली और बिना लचक वाली होती है। धमनी हृदय से रक्त लेकर उसका संवहन संपूर्ण शरीर में करती है। धमनी जो है हृदय से रक्त लेकर पूरे शरीर को रक्त पहुंचाती है। और शिरा यह संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय में एकत्रित करती है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते धमनी में, और शिरा में कपाट पाए जाते हैं। तो इसे याद कर लीजिएगा। स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो जो पौधे या जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी पौधे कहलाते हैं या स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और पोषण की यह विधि स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे स्वपोषी। और पोषण की यह विधि स्वपोषी पोषण कहलाता है। विषमपोषी पोषण क्या है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपने भोजन के लिए क्या करेंगे? ये दूसरे जीवों पर आश्रित रहेंगे। या तो पूर्ण रूप से आश्रित होंगे दूसरे जीवों पर, या आंशिक रूप से दूसरे जीवों पर आश्रित होंगे। तो ये कहलाते हैं विषमपोषी जीव। और पोषण की यह विधि विषमपोषी पोषण कहलाता है। पोषण की यह विधि विषमपोषी पोषण कहलाता है। जैसे समस्त जंतु, कवक, बैक्टीरिया आदि क्या हैं? विषमपोषी जीव हैं और उनमें विषमपोषी पोषण पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर पूर्ण या आंशिक रूप से आश्रित रहेंगे। प्रश्न, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो ध्यान रखेंगे लार के 2 काम हैं। पहला क्या करता है? हमें ये पता है कि लार ग्रंथियों से लार निकलता है। यह लार भोजन को चिकना और लसलसा बनाता है, जिसकी वजह से यह भोजन हमें निगलने में आसानी होती है। पहला काम हो गया चिकना और लसलसा बनाना। और दूसरा, लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है?
यह स्टार्च के जटिल अणु को शर्करा के सरल अणुओं में खंडित कर देता है। यह स्टार्च को किसमें खंडित कर देता है? सरल शर्करा में खंडित कर देता है। तो ये लार की दो भूमिकाएं हो गई, लार के दो कार्य हो गए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा, देखिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की। तो जल कहां से मिलता है? जल मिलता है मिट्टी से, मृदा से, अपने जड़ के द्वारा ये पौधे इसको ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसे वायुमंडल से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा है उनके द्वारा यह कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आदान प्रदान होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल गया। ऊर्जा कहाँ से? सूर्य के प्रकाश से इन्हें ऊर्जा मिलती है और क्लोरोफिल पौधों में स्वयं पाया जाता है। तो इस तरह से 4 चीजों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए और चारों चीजें पौधों को प्राप्त होती हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हमें पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है और ऊतकों तक ऑक्सीजन को लेके जाता है। अब सोचिए ऑक्सीजन को लाने ले जाने वाला ही जब नहीं रहेगा या रहेगा लेकिन कम रहेगा, ऑक्सीजन को लाने ले जाने वाला मतलब हीमोग्लोबिन की क्या हो गई? कमी हो गई। तो इसकी कमी से क्या होगा? श्वसन की क्रिया प्रभावित होगी, शरीर को कम ऊर्जा मिलेगी और थकान महसूस होगी। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। अगला क्वेश्चन, एटीपी क्या है? तो एटीपी ऊर्जा मुद्रा है, एनर्जी करेंसी है। श्वसन प्रक्रम में निकली ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी अणु को बनाते हैं। श्वसन प्रक्रम में जो ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। मतलब एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट मिलते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रम में श्वसन से निकली हुई ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। कोशिका में एटीपी का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। यह है एटीपी। रक्तदाब क्या है? तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहा जाता है। यह दाब, रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है और इस ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर से इसको ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। कृत्रिम वृक्क या डायलिसिस क्या है? तो कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से डायलिसिस के द्वारा निकालने की एक युक्ति है। मतलब इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल किडनी है। जैसे किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है कि हमारे रक्त में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे निकालता है और हमारे शरीर से बाहर मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में निकाल देता है। लेकिन जब कभी भी किसी व्यक्ति की किडनी सही ढंग से काम ना करे तो उस वक्त उसे डायलिसिस कराना पड़ता है। और डायलिसिस में क्या होता है? उसके रक्त को लिया जाता है, रक्त को लेने के बाद एक जो डायलिसिस मशीन है उसके अंदर से उसको गुजारा जाता है, जिससे जो उसके अपशिष्ट पदार्थ हैं वो वहाँ से ले लिए जाते हैं और उसका जो रुधिर है, रक्त है, वो शुद्ध होकर फिर से उसके शरीर में डाल दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो क्या है? डायलिसिस है। और इसका उपयोग उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनकी बॉडी में जो किडनी है वो सही ढंग से काम करना जब बंद कर देती है तब। जाइलम और फ्लोएम में अंतर, तो ध्यान रखिएगा जाइलम मतलब जा यानी जल। तो जाइलम क्या करता है? जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जाइलम क्या करता है? तो जाइलम जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पत्तियों में तैयार भोजन को पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। मतलब फ्लोएम क्या करता है? भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। जाइलम जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। अगला, खनिज लवणों का परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं के द्वारा होता है जाइलम में। और फ्लोएम में क्या होता है? भोजन का परिवहन चालनी नलिकाओं एवं सहायक कोशिकाओं के द्वारा होता है।
जाइलम में नलिकाएं और वाहिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम में चलनी नलिकाएं और सहायक कोशिकाएं जीवित होती हैं। जाइलम में पदार्थों का स्थानांतरण बाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल के कारण होता है और फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण परासरण दाब के कारण होता है। इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे हम लोग यूनिट 6 नियंत्रण एवं समन्वय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेकर।